चंद्रगुप्त को द्वार पर बैठे काफी समय हो गया था। विद्यार्थियों को अलग अलग हथियारों से अभ्यास करता देख चंद्रगुप्त से अपनी उत्सुकता दबाई नहीं गई। द्वार पर बैठे द्वारपाल का जैसे ही ध्यान भटका, चंद्रगुप्त ने मौके का फायदा उठाया और शस्त्र विद्या के अभ्यास प्रांगण में जा पहुंचा। वहां पर कुछ विद्यार्थी लकड़ी की तलवार से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने भले ही धोती पहनी थी, लेकिन रंगरूप से साफ पता चल रहा था कि वो सब किसी राजसी कुल के ही राजकुमार थे। चंद्रगुप्त उत्सुक होकर वहीं खड़ा होकर उनके अभ्यास को देखने लगा। उनमें से एक राजकुमार लकड़ी की तलवार से अपने प्रतिद्वंदी के सिर पर लगातार वार किए जा रहा था। वो दूसरा बच्चा अपनी ढाल से हर वार को रोकने के प्रयास में बस धीरे धीरे ढाल लिए नीचे झुकता जा रहा था। ये देख चंद्रगुप्त चिल्लाया, अपनी ढाल से उसकी तलवार का रुख बदल दो, तुम्हें पलटवार का मौका मिल जाएगा। ये देख तलवार से वार कर रहा राजकुमार रुक गया और चंद्रगुप्त की ओर बढ़ते हुए बोला, कौन है तू? हमसे ज्यादा जानता है क्या? हाँ? उसके साथ अभ्यास कर रहे राजकुमार भी उसके पीछे पीछे चंद्रगुप्त के पास पहुंच गए और उसे घेर लिया। अपने भोलेपन में उत्तर देते हुए चंद्रगुप्त ने कहा, मेरा नाम चंद्रगुप्त है और जल्द ही मैं भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाला हूँ। रही बात अभ्यास की, तो मुझे लगता है कि अभी तक जो मैंने देखा उसके हिसाब से मैं आपको मात दे सकता हूँ। चंद्रगुप्त की बात सुनकर सभी जोरों से हंसने लगे। एक ने उसके मैले कपड़ों को देखते हुए कहा, तुझे मालूम भी है, यहाँ केवल बुद्धिजीवी और राजसी परिवार के बच्चों को ही प्रवेश मिलता है। रास्ते से उठकर आए भिखारियों के लिए नहीं है तक्षशिला। ये सुनकर चंद्रगुप्त मायूस हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उनमें से एक ने चंद्रगुप्त के कुर्ते में हो रहे छोटे से छेद में उंगली फंसाकर उसे एक सिरे से फाड़ दिया। ये देख तलवार लिया हुआ राजकुमार बोला, अरे ये कुर्ता तो फट गया, अब कल से क्या पहनेगा? केले के पत्ते। ऐसा कहते हुए सभी उसका उपहास करने लगे। चंद्रगुप्त क्रोधित हो उठा और उसने कुर्ता फाड़ने वाले राजकुमार को जोर का धक्का देते हुए जमीन पर गिरा दिया। ये देख लकड़ी की तलवार लिए राजकुमार ने चंद्रगुप्त की पीठ पर वार किया। अचानक हुए इस हमले से चंद्रगुप्त को झटका लगा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभालते हुए वहां पड़ी ढाल उठाई और उसके सामने आकर बोला, पीठ पर वार करना कायरों का काम है, लड़ना है तो सामने से लड़ो। चंद्रगुप्त को ललकारता देख उसने पूरी ताकत के साथ अपनी तलवार से चंद्रगुप्त पर वार किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने चालाकी दिखाते हुए अपनी ढाल से बस उसकी तलवार का रुख मोड़ दिया और वो जमीन से जा टकराई। मौके का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त ने ढाल से उसकी छाती पर एक जोर का वार किया और वो राजकुमार दूर जा गिरा। ये देखकर सभी राजकुमारों ने तलवार उठाकर चंद्रगुप्त को घेर लिया और उस पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तभी सबके कानों में एक आवाज गूंजी, रुको। सबकी तलवारें अचानक से थम गई। सामने देखा तो चाणक्य खड़े थे, जिनके चेहरे पर क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। उनका चेहरा देखकर सभी राजकुमार घबरा गए। चंद्रगुप्त भी एक पल के लिए सहम गया। चाणक्य क्रोधित स्वर में बोले, राजकुल से हो, यहां शस्त्र विद्या का पाठ ले रहे हो या छल विद्या का? यह सुन वहां खड़े सभी छात्रों ने डर के मारे अपनी नजरें नीची कर ली। चंद्रगुप्त जमीन से उठा। अपने सामने चाणक्य को देखकर उसकी जान में जान आई। चाणक्य ने उन राजकुमारों को देखते हुए कहा, एक निहत्थे इंसान को घेर कर मारना तक्षशिला की किस युद्ध नीति में लिखा है? किसी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। चाणक्य ने एक नजर उन सबको देखा और बोले, नियमों का उल्लंघन हुआ है। चंद्रगुप्त ने बगैर आज्ञा के तक्षशिला के प्रांगण में प्रवेश किया और आप लोगों ने युद्ध नीति का गलत प्रदर्शन करके, इसलिए दंड निश्चित है। चाणक्य का यह क्रोधित रूप चंद्रगुप्त पहली बार देख रहा था। वो और अन्य राजकुमार उनका गुस्सा देखकर डर गए। इससे पहले कि चाणक्य कुछ बोलते, उन्हें पीछे से आचार्य गजानन का स्वर सुनाई दिया, आचार्य, अगर आपके साथ आया ये बालक प्रांगण में नहीं आता, तो शायद मेरे शिष्यों और इस बालक के बीच टकराव की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। चाणक्य पीछे मुड़े तो सामने आचार्य गजानन खड़े थे। उन्हें देखते ही वहां खड़े राजकुमारों के चेहरे पर एक संतोष का भाव आ गया।
उन्हें लगा कि अब तो आचार्य गजानन उन्हें बचा ही लेंगे। चाणक्य ने उन राजकुमारों के चेहरे के भावों को पढ़ लिया था। उन्होंने गजानन की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं मानता हूं चंद्रगुप्त ने बगैर अनुमति के उत्सुकतावश तक्षशिला के प्रांगण में प्रवेश किया, लेकिन इन राजकुमारों ने उसके साथ जो बर्ताव किया वो तक्षशिला की शिक्षा नहीं है। इसलिए मेरी समझ से इन सबको इनकी गलती का आभास होना जरूरी है। चाणक्य की बात सुनकर गजानन ने पलटवार किया, तो ठीक है, आप अपने शिष्य का दंड तय कर लीजिए, इन्हें मेरे हवाले छोड़ दीजिए। इनको क्या दंड देना है वो मैं तय कर लूंगा। चाणक्य को समझ में आ रहा था कि गजानन उन राजकुमारों को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। उन्होंने गजानन के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, जैसा आप उचित समझे। और रही बात गुरु शिष्य के संबंधों की, तो मेरी नजर में तक्षशिला के हर शिष्य पर हर गुरु का अधिकार है, क्योंकि यहां से निकला छात्र किसी एक गुरु का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो प्रतिनिधित्व करता है संपूर्ण तक्षशिला का। चाणक्य की बात गजानन को चुप गई और उन्होंने क्रोधित हो उन राजकुमारों को 2 दिन तक सिर्फ रसोई में खाना बनाने की सजा सुनाई। उन्हें सजा देकर गजानन चाणक्य की ओर पलटकर बोले, आशा करता हूं कि अब आप संतुष्ट होंगे और इस बच्चे को भी उचित दंड देंगे। गजानन की बात सुनकर चाणक्य ने कहा, अवश्य, लेकिन मेरे लिए किसी पर दंड का सकारात्मक प्रभाव दिखना ही उस दंड का सही मायना है। गलती का आभास करवाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी को खुद ही अपनी गलती का आभास होना। यह कहकर चाणक्य ने गजानन को प्रणाम किया और चंद्रगुप्त का हाथ पकड़कर वहां से निकलने लगे। तभी गजानन ने पीछे से दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, आने दो चंद्रगुप्त की परीक्षा वाला दिन। उस दिन मैं इसे हारने का आभास करवाऊंगा और आपको आचार्य चाणक्य खुद ही पता चल जाएगा कि केवल आप ही उत्कृष्ट नहीं है। चाणक्य चंद्रगुप्त का हाथ पकड़कर चले जा रहे थे। चंद्रगुप्त को समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी भूल की है। चाणक्य उसे लेकर तक्षशिला के मुख्य द्वार से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर चल दिए। एक जगह चंद्रगुप्त रुक गया और चाणक्य से अपना हाथ छुड़ाते हुए उनके चरणों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं वचन देता हूं कि आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप मुझे जो भी दंड देना चाहते हैं मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं तक्षशिला में पढ़ना चाहता हूं। मेरे सीखने का अवसर मुझसे मत छीनिए आचार्य। उसके चेहरे पर ग्लानि का भाव स्पष्ट रूप से दिख रहा था। चाणक्य का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने उसे ऊपर उठाया और बोले, चंद्रगुप्त, सीखने का पहला नियम है अनुशासन। अनुशासन के बिना किसी भी शिक्षा का मोल नहीं रह जाता। तुमने जो किया है उसके लिए दंड तो मिलेगा। और रही बात शिक्षा की, तो तक्षशिला में प्रवेश लेने के लिए तुम्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। यह ध्यान रहे कि आचार्य गजानन की देखरेख में ही तुम्हारी परीक्षा होगी, और यह परीक्षा जितनी तुम्हारी है उतनी ही मेरी भी है। दंड की बात कहते हुए चाणक्य भावुक थे, लेकिन उन्होंने अपने इस भाव को उजागर नहीं होने दिया। उन्हें पता था कि आचार्य गजानन चंद्रगुप्त की प्रवेश परीक्षा में सबसे बड़ा अवरोध बनने वाले हैं। इसलिए आवश्यक था कि चाणक्य भावनाओं को त्याग कर चंद्रगुप्त को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना मजबूत बनाए कि वो हर चुनौती का सामना कर सके। प्रवेश परीक्षा की बात सुनकर चंद्रगुप्त ने दृढ़ता से कहा, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूं आचार्य। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, मेरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि तुमने आज तक जो भी सीखा है वो भूलना होगा। अपने मस्तिष्क को खाली कर तैयार होना होगा एक नए आरंभ के लिए। चाणक्य की इस बात का अर्थ तो चंद्रगुप्त को समय समझ नहीं आया,
लेकिन जल्द ही उसका यह गुरु अब उसका सबसे बड़ा शत्रु बनने वाला था। कुछ समय बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त विश्वविद्यालय के समीप बने एक आश्रम में पहुंचे। यह आश्रम चाणक्य के एक खास शिष्य सूरजमल का था। एक लंबे समय बाद अपने गुरु को देखकर सूरजमल के मुख पर प्रसन्नता थी। चाणक्य भी अपने प्रिय शिष्य सूरजमल से मिलकर खुश हुए और चंद्रगुप्त का परिचय कराते हुए बोले, सूरजमल, यह चंद्रगुप्त है। इसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार करना है। मैं चाहता हूं कि तब तक ये यहां पर ही रहे। सूरजमल ने पूर्ण सम्मान के साथ अपने आचार्य और चंद्रगुप्त दोनों का स्वागत किया। रात को चाणक्य ने एक बार फिर से चंद्रगुप्त के भोजन में विष की हल्की सी मात्रा मिला दी, जिसका असर होते ही चंद्रगुप्त का शरीर शिथिल पड़ने लगा। और इससे पहले कि वो सोता, चाणक्य उसके पास आए और बोले, सोने जा रहे हो? लेकिन याद रहे, आज रात सोते समय तुम करवट नहीं लोगे, सीधा सोओगे। यही तुम्हारा दंड है। चंद्रगुप्त को समझ नहीं आया कि आखिर आचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन उसने उन्हें वचन दिया और सोने के लिए सीधा लेट गया। चंद्रगुप्त को जल्दी ही नींद आ गई, लेकिन अचानक माथे पर टपकी पानी की एक बूंद ने उसकी निद्रा भंग की। उसे समझ नहीं आया कि बगैर बारिश के ये पानी कहां से टपक रहा था। उसे वापस नींद आने लगी, लेकिन एक बार फिर से एक बूंद उसके माथे से आ टकराई। अब चंद्रगुप्त ने बड़े ध्यान से देखा कि उसके ठीक ऊपर कुटिया की छत से एक मिट्टी का घड़ा बंधा हुआ था और वो पानी की बूंद हर थोड़ी देर में उसी से टपक रही थी। अब ये टपकती पानी की बूंद चंद्रगुप्त की नींद में खलल डालने लगी थी, लेकिन वचनबद्ध हो चंद्रगुप्त करवट भी नहीं ले सकता था। उसे आभास हो गया था कि आज रात भर उसकी यही दशा रहने वाली है। सूरजमल ने जब यह देखा तो वो हैरान रह गया और फिर रात के अंधेरे में आश्रम में टहल रहे चाणक्य के समीप आकर कहा, आचार्य, मुझे ये तो पता है कि आप उस बच्चे के साथ जो भी कर रहे हैं कुछ सोच समझ कर ही कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? सूरजमल को उत्तर देते हुए चाणक्य ने कहा, आज रात भर नींद ना मिलने के कारण कल सवेरे इसका ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा और तब परीक्षा होगी इसकी सतर्कता की, इसके सचेत होने की। हर पल, हर प्रहर, हर स्थिति में सही निर्णय ले पाना ही एक राजा का सबसे बड़ा गुण होता है और मुझे चंद्रगुप्त के इन्हीं गुणों को तराशना है। चाणक्य का उत्तर सुन सूरजमल मन ही मन बोला, वाह आचार्य, ईश्वर किसी को गुरु दे तो आपके जैसा दे। उसने फिर चाणक्य को नमन करते हुए कहा, आचार्य, रात बहुत हो चुकी है, अब आपको विश्राम करना चाहिए। सूरजमल की बात सुनकर चाणक्य ने उसकी ओर देखा और कुछ सोचते हुए बोले, जब आपका शत्रु जाग रहा हो तो भला आप कैसे सो सकते हैं? तुम विश्राम करो सूरजमल। सूरजमल को चाणक्य की बात तो समझ नहीं आई, लेकिन वो उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। चाणक्य ने बड़ी गंभीर मुद्रा में आकाश में चमक रहे चांद और टिमटिमाते तारों को देखा और मन ही मन बोले, राजा धनानंद तो अपनी भोग विलासिताओं में मुझे भूल भी चुका होगा, लेकिन उसके मंत्रिमंडल में कोई तो है जो मुझे मिटाने के हर संभव प्रयास कर रहा है और अब उसके निशाने पर चंद्रगुप्त भी आ चुका है। कौन हो सकता है वो? जल्द ही पता लगाना होगा। चाणक्य के मुख पर छाई चिंता सही थी, क्योंकि राजा धनानंद के महामंत्री अमात्य इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। मगध राज्य में चांद की नीली रोशनी में महामंत्री अमात्य का चेहरा गुस्से में लाल लावे की तरह खौला हुआ था। उनके सामने वही घायल मसाई सैनिक खड़ा था जिसने चाणक्य को मारने का प्रयास किया था। अमात्य ने गुस्से में सवाल करते हुए कहा, एक निहत्थे ब्राह्मण को मारने भेजा था और तुमसे वो भी नहीं हुआ?
अमात्य के गुस्से को देखकर वो मसाई सैनिक डर से कांप रहा था। प्रश्न का उत्तर देते हुए वो बोला, महामंत्री जी, मानता हूं वो निहत्थे थे, लेकिन वो बच्चा चीते की फुर्ती से पता नहीं कहां से आया और उन्हें बचा लिया। अपनी उम्र से दोगुनी समझदारी और फुर्ती थी उस बच्चे में, और फिर वो कबीले का आदमी जिसने मुझे घायल कर दिया। बच्चे का जिक्र सुन अमात्य अचंभित थे और कुछ सोचकर मन ही मन बोले, अब कौन सा दाव चल रहा है चाणक्य? उसकी अपनी तो कोई संतान है ही नहीं, तो फिर क्या वास्ता है उसका इस बच्चे के साथ? शीघ्र ही पता लगाना होगा। तभी सामने खड़े मसाई सैनिक ने अमात्य की चुप्पी देखते हुए कहा, महामंत्री, बस एक मौका और दे दीजिए। मैं वचन देता हूं कि अगली बार चाणक्य और उस बच्चे दोनों का शीश आपके कदमों में होगा। उसकी बात सुनकर अमात्य आंखों में गुस्सा लिए बोले, उनका नहीं, पहले तेरा। ऐसा कहकर उन्होंने एक इशारा किया और उस मसाई सैनिक के पीछे खड़े एक आदमी ने उसकी गर्दन पर तलवार चला दी। इससे पहले कि उस मसाई सैनिक को कुछ समझ आता, उसका सिर लुढ़कते हुए अमात्य के कदमों पर जा गिरा। अमात्य ने एक पल उस कटे हुए सिर को देखा और उसके बाद सामने हाथ में तलवार लिए गुप्तचर को देखते हुए बोले, आज ही तक्षशिला के लिए निकल जाओ और चाणक्य और उस बच्चे पर एक साय की तरह नजर रखो। मुझे चाणक्य और उस बच्चे की हर सूचना चाहिए, और याद रहे कोई चूक ना हो। उस गुप्तचर ने उनको प्रणाम किया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। अमात्य के चेहरे पर चिंता का भाव था और वो अपने आप से बातें करते हुए बोले, कहीं चाणक्य उस बच्चे को मगध के भावी राजा के रूप में तो नहीं देख रहा। अमात्य के इस कथन में सत्यता तो थी, लेकिन छोटा चंद्रगुप्त इस सत्य से बहुत दूर। रात भर ना सोने की वजह से आज उतना चपल नहीं दिख रहा था। विष का नशा था जो उसे सोने पर विवश कर रहा था, और वहीं समय समय पर टपकती पानी की बूंदें थी जो कि सोने नहीं दे रही थी। उसने इस समस्या से जूझते हुए बगैर करवट लिए पूरी रात बिता दी थी, लेकिन उसे अभी तक यह समझ में नहीं आया था कि आखिर चाणक्य का यह सब करने के पीछे कारण क्या था। सूरज निकलने में अभी समय था कि तभी सूरजमल चंद्रगुप्त के पास आया और उसे अपने साथ चलने को कहा। सूरजमल की बात सुनकर चंद्रगुप्त ने सवाल किया, हम लोग कहां जा रहे हैं? आचार्य कहां हैं? सूरजमल ने उसके साथ आश्रम से बाहर निकलते हुए कहा, जल्द ही तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ऐसा कहकर उन दोनों ने 3 कोस का सफर तय किया और एक पहाड़ी पर बनी एक गुफा के मुहाने पर आ पहुंचे। रात भर न सोने और 3 कोस के इस मुश्किल सफर ने चंद्रगुप्त को शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिल कर दिया था। वहां पहुंचकर चंद्रगुप्त ने सवाल किया, ये कहां लेकर आए हैं आप? सूरजमल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुफा के अंदर जाते हुए कहा, मेरे पीछे आओ। थका हारा चंद्रगुप्त चुपचाप सूरजमल के पीछे चल दिया। वो जैसे जैसे आगे बढ़े गुफा में अंधेरा बढ़ता चला गया। थोड़ी ही देर में चंद्रगुप्त के बगल से चमगादड़ों का झुंड निकला। उनके अचानक इस तरह आने से चंद्रगुप्त थोड़ा छिप गया, लेकिन फिर अपने आप को संभाल आगे बढ़ा। कुछ दूर चल चंद्रगुप्त को आभास हुआ कि उस गुफा के बीचों बीच एक सरोवर है। गुफा की दीवार से रिस कर आने वाला पानी वहां जमा हो रहा था। उस जगह पर चमगादड़ों का हुजूम था। उनके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज की वजह से उठ रहा शोर दिल दहला देने वाला था। अंधेरे में चंद्रगुप्त को बस आवाज सुन कुछ चीजों के होने का आभास हो रहा था, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। अपने आप को ऐसी जगह पर देखकर चंद्रगुप्त ने सूरजमल को आवाज देते हुए पूछा, कितना अंधेरा है यहां? आचार्य ने यहां आने के लिए क्यों कहा? लेकिन सूरजमल का कोई पता नहीं था। चंद्रगुप्त ने उसे 1-2 बार आवाज दी, लेकिन वो अंधेरे में ऐसे गायब हो गया था मानो कोई जादुई साया हो। चंद्रगुप्त अब अकेले उस गुफा में इधर उधर देखे जा रहा था कि तभी उसके कानों से एक आवाज टकराई। कौन हो तुम? आवाज सुन चंद्रगुप्त ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वो इस आवाज से परिचित था। यह आवाज थी उसके आचार्य चाणक्य की। चाणक्य की आवाज उस गुफा में चारों दिशाओं में गूंज रही थी, मानो चारों दिशाओं में 4 चाणक्य खड़े हों।
चंद्रगुप्त ने इधर उधर देखा, लेकिन उस अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने आवाज लगाते हुए कहा, आचार्य, आप कहां हैं? बहुत अंधेरा है यहां। एक पल के मौन के बाद चाणक्य की आवाज फिर से गूंजी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? दोबारा प्रश्न पूछे जाने पर चंद्रगुप्त समझ गया कि उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। उसने उत्सुक होकर उत्तर दिया, मैं चंद्रगुप्त हूं। तभी उसे चाणक्य की आवाज सुनाई दी। गलत उत्तर। और इस आवाज के साथ एक डंडा उसकी पीठ से टकराया। अचानक हुए इस प्रहार के चलते चंद्रगुप्त जमीन पर गिर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। चंद्रगुप्त खड़ा हुआ और बोला, आचार्य, ये क्या है? और इससे पहले कि वो और कोई प्रश्न पूछता, चाणक्य की आवाज दोबारा गूंजी, कौन हो तुम? अब चंद्रगुप्त सतर्क था। उसे सोच समझकर प्रश्न का उत्तर देना था, क्योंकि गलत उत्तर का परिणाम उसे पता था। उसने कुछ देर सोचा और फिर थोड़े संकोच के साथ बोला, मैं आपका शिष्य हूं। तभी चाणक्य की आवाज गूंजी, फिर गलत उत्तर। चाणक्य का जवाब सुन चंद्रगुप्त डंडे से बचने के लिए संभलता कि तभी वो डंडा उसके पैरों में आ लगा। चंद्रगुप्त इस बार फिसलकर नीचे जा गिरा। रात भर न सो पाने और सवेरा होते ही 3 कोस का सफर तय करने की वजह से चंद्रगुप्त को ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो रही थी। इसके अलावा उस गुफा के अंधेरे के बीच चमगादड़ों के उड़ने और पानी के गिरने के शोर की वजह से उसे पता ही नहीं लग पा रहा था कि आखिर डंडा किस दिशा से आ रहा है और कौन मार रहा है। हताश होकर चंद्रगुप्त उठा कि तभी चाणक्य की आवाज फिर गूंज उठी, कौन हो तुम? चंद्रगुप्त परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आचार्य बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तभी उनकी आवाज एक बार फिर गूंज उठी, मैंने पूछा, कौन हो तुम? चंद्रगुप्त ने उत्तर सोचना शुरू किया। साथ में डर था कि अंधेरे को चीरता हुआ वो डंडा फिर से न आ लगे। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर दिया, ना मैं चंद्रगुप्त हूं, ना मैं आपका शिष्य हूं। मैं सबसे पहले एक मनुष्य हूं। मनुष्य। एक पल के मौन के बाद चाणक्य की आवाज गूंजी, गलत जवाब। और उसी के साथ अंधेरे में लहराता हुआ डंडा आया जो चंद्रगुप्त की पीठ पर जाकर लगा। एक जोर के कराहने की आवाज के साथ चंद्रगुप्त एक बार फिर से जमीन पर था। अब उसका धैर्य टूट चुका था। उसमें अब और उठ पाने की ताकत नहीं थी और ना ही क्षमता थी प्रश्नों के उत्तर देने की। वो वहां मौजूद पत्थरों का सहारा लेकर जैसे तैसे उठा और पूरी शक्ति से चिल्लाते हुए बोला, अब क्या चाहते हैं आचार्य? कैसी परीक्षा है ये? परीक्षा भी है या दंड है? क्या गलत कहा मैंने? कौन सा गलत उत्तर दिया? चंद्रगुप्त की आवाज में दर्द था। अपना मानसिक संतुलन बनाने में उसे दिक्कत हो रही थी कि तभी चाणक्य की आवाज फिर गूंज उठी, कौन हो तुम? वही प्रश्न दोबारा सुन चंद्रगुप्त से अब रहा नहीं गया और वो चिल्लाते हुए बोला, कौन हूं मैं? अगर उत्तर आप जानते हैं तो बता क्यों नहीं देते? नहीं पता मुझे मैं कौन हूं। नहीं पता आचार्य। कोई नहीं हूं मैं, कोई नहीं हूं। चंद्रगुप्त की दर्द भरी आवाज पूरी गुफा में गूंज रही थी। वो पूरी तरह से टूटकर वहीं बैठ गया और रोने लगा। उसे अब नहीं जानना था कि उसका उत्तर सही है या गलत, और ना ही उसके अंदर अंधेरे में वार कर रहे उस डंडे का डर था। कुछ देर के मौन के बाद चाणक्य की आवाज गूंजी, सही उत्तर। ये सुन चंद्रगुप्त ने राहत की सांस ली। उसे अचानक मानो चाणक्य की बात याद आ गई कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अपने अतीत को मिटा करके एक नई शुरुआत करना। और चाणक्य के इस प्रश्न के पीछे का मंतव्य भी वही था, अपनी पहचान भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत करना। अब पूरी गुफा में केवल चमगादड़ों के फड़फड़ाने और पानी के गिरने की आवाज आ रही थी, लेकिन अब ये आवाजें चंद्रगुप्त के लिए शोर नहीं थी। उसने ध्यान लगाकर उन आवाजों को सुना तो हर आवाज एक दूसरे से अलग थी। वो उन आवाजों को एक दूसरे से अलग कर सकता था। काफी देर तक कोई गतिविधि ना होते देख छोटे चंद्रगुप्त ने दृढ़ता के साथ चाणक्य को पुकारते हुए कहा, आचार्य, मैं आपके आशीर्वाद से शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। कि तभी उसकी ओर एक बार फिर हवा में लहराता हुआ डंडा आया, लेकिन इस बार चंद्रगुप्त सचेत था।
वो उस डंडे की आवाज सुनकर उस दिशा की ओर मुड़ा और अगले पल डंडे का सिरा चंद्रगुप्त के हाथ में था। उसने पूरी ताकत से उस डंडे को अपनी ओर खींचा तो अंधेरे का फायदा उठाकर डंडा चला रहा सूरजमल उसके सामने आ गिरा। सूरजमल से नजरें मिलने पर चंद्रगुप्त मुस्कुरा दिया कि तभी उसके सिर पर चाणक्य का हाथ लगा। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम मेरी शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बन चुके हो। अपने गुरु को सामने देख चंद्रगुप्त ने उनके पांव छुए। चाणक्य ने उसे आशीर्वाद दिया। उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव था, क्योंकि आज वो धनानंद के सामने ली गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ चुके थे।